मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरे संसार की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई है और अमेरिका भारत को तरह तरह से धमकाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका से भारत को पता चल रहा है कि जिस फिल्म को आम जनता दोस्ताना समझकर देख रहे थे, मतलब ये है कि देश की 140 करोड़ जनता जो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को समझकर एक दूसरे पर भरोसा जता रहे थे, अब उस फिल्म का नाम जानी दुश्मन हो गया और व्हाइट हाउस में ट्रंप को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जवाब दिया, लेकिन वाशिंगटन से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी उनके किसी भी दावे पर बोल नहीं रहे। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने उन्हें कसम दिला दी कि हम नहीं बोलेंगे। मैं एक समय जयशंकर कैसे अमेरिका तक को खरी खोटी दो टूक सुना देते थे, अब उनकी भी बोलती बंद, लेकिन अब सुना नहीं पा रहे। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सभी को एक तरह से सांप सा सूंघ गया है। अमेरिका को लेकर छपी खबरों पर जल्दी ही नजर डाल लेते। ईरान पर प्रतिबंध के बाद भी क्या अदानी समूह एलपीजी आयात कर रहा है? यह बड़ा मुद्दा है जिसको अमेरिका ने फंसा रखा है। अमेरिका में इसकी जांच हो रही है। अदानी समूह ने खंडन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवा दी और लाखों लोगों की जान बचाई। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत और रूस के बीच हथियारों का जो सौदा हुआ है अमेरिका को पसंद नहीं आया। क्या अमेरिका हमारा बाप है जो उसे पसंद नहीं आया? लेकिन हमारे मोदी जी चुप्पी साधे हुए। फिर भारत देश भी सदस्य है। अमेरिका से दोस्ती के ये तरीके अच्छे नहीं। आपने एप्पल को लेकर भी धमकी दी, कहा अगर एप्पल ने भारत में निर्माण किया और फोन बनाए तो उसके प्रोडक्शन पर 25% टैरिफ लगा देंगे। अच्छी गुंडागिर्दी है अमेरिका की। G7 सम्मेलन जिसको लेकर अटकलें चल रही हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक आधिकारिक न्योता नहीं मिला या नहीं आया। इतनी देर से अगर न्योता भी आएगा तो उसे स्वीकार करेंगे। इन खबरों को देखकर यही लगता है कि अमेरिका भारत को घेरने की दुकान खोलकर बैठा है। हर दिन एक अलग आइटम लॉन्च कर देता है।
पहले जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था अब की बार मोदी ट्रंप सरकार, कहां गए वो संबंध, कहां गई वो बात, सब खोखलापन था या फिर विदेशों में मोदी मोदी के नारे एक ठपुल शंख वाली स्कीम थी। भारत को लेकर उनकी जुबान कहीं से भी फ्रेंडशिप वाली नजर नहीं आती। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप और उनके सचिवों की बातों का प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मजबूरी है? साइलेंट रहने की यह कौन सी डील है? कोर्ट में अमेरिका ने कहा भारत पाक के बीच सीज फायर रुकवाया। अमेरिकी कानून के अनुसार कोर्ट में झूठ बोलना गंभीर अपराध माना जाता है। ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब भी भारत के विदेश प्रवक्ता की तरफ से सिर्फ रूटीन खंडन आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है, जनता समझना चाहती है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से अमेरिका हिंदुस्तान पर हावी हो रहा है। यह वो हिंदुस्तान है दोस्तों जो भूख रहकर भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सामर्थ्य है। इन सब पर प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। धमकी पर साफ साफ जवाब क्यों नहीं आ सकता है? ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम एंगल की तलाश हो रही है ताकि बहस में आग लगे और लोग तमाम सवालों को भूल जाएं। उम्मीद बकरा ईद के बकरे से है कि वहीं कुछ बेड़ा पार लगाए। अगर बकरा भी फेल हो गया तो बक का काट चलाया जाएगा। यही बकरा के चक्कर में मोदी मीडिया के 2-3 दिन निकल जाएंगे। नागरिकता आंदोलन से बेचैनी पैदा करने की भी कोशिश की जाए ताकि देश में दूसरी ही बहस छिड़ जाए। देखना है दोनों में से कौन अमेरिका और सीज फायर के सवालों को पीछे धकेलने में कामयाब होता है। पहले हम हमले के बाद जिस तरह से धार्मिक पहचान का विरोध हुआ है, धार्मिक एकजुटता और एकता का प्रदर्शन इस देश ने किया, वह सिर्फ इसकी नई ताकत बन गई। कम से कम तुरंत नफरत की चढ़ती हुई चादर नजर नहीं आई। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर मिक्का सिंह को लाया गया। सरकार को भी संदेश को गले लगाना पड़ा, यह मजबूरी थी। वायुसेना के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी सीआईआई के कार्यक्रम में इस एकता को विजय का कारण बताया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिश्री बार बार इस एकता को भारत की ताकत बताते रहे। लगता है एकता ही ताकत किसी के लिए सियासी मुसीबत बनती जा रही है। ये बड़ी बात है कि देश में हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया गया, कहीं कहा गया कि जात पूछ कर मारा गया, लेकिन मैं इस देश की
जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो धर्म के चक्कर में एक दूसरे से नहीं लड़े। और ये बात धीमे धीमे जनता और नेताओं को भी समझ में आती जा रही है। हर हमले के बाद इस एकता का गुणगान किया जाता था, लेकिन तेजी से कभी पटेल, कभी नेहरू, कभी बकरा, कभी बक को लाया जा रहा है। लाया ही जाएगा ताकि जनता को भटकाने के लिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तब भी अमेरिका से खबरें आती जा रही हैं, ऐसे बयान आते जा रहे हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है। सिंगापुर में रक्षा प्रमुख बयान देते हैं पाकिस्तान ने भारत का लड़ाकू विमान गिराया है। विमानों की संख्या नहीं बताते हैं, पूरी सरकार चुप हो जाती है। सिंगापुर में बोलने के लिए रक्षा प्रमुख दक्षिणपंथी की सेना हमला कर रही है, उसके मामले में अनाप शनाप बातें की जा रही है। यह है देश के हालात, जिससे सवाल खुद ही मीडिया उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अब वही सवाल कर रहा है कि रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने विदेश में क्यों बोला, भारत में क्यों नहीं बोला, इससे पहले जवाब देना चाहिए। अगर भारत में रक्षा प्रमुख किसी मीडिया एंकर को बुलाकर यही बात कहना चाहते तो क्या बात दिखाने की हिम्मत करता? क्या इंटरव्यू करने आता कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान गिराए? बताइए कितने गिराए हैं? मोदी मीडिया ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि गोदी मीडिया धीमे धीमे लुप्त सी होती जा रही है। आम जनता की समझ में भी आ रहा है कि मीडिया का वास्तविक मतलब क्या है। सवाल क्यों नहीं पूछा? अब रक्षा प्रमुख को ज्ञान दिया जा रहा है कि उन्होंने कहा क्या बोलना चाहिए। हमेशा रक्षा प्रमुख के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। राजनाथ सिंह को भी होना चाहिए, जो रक्षा मंत्री हैं, और राइट विंग फोर्स की आलोचना करना चाहिए, लेकिन ये सब ऐसा नहीं कर पा रहे, ना कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानते हैं, भारत को सवालों में उलझाया जा रहा है। जनता चाहती है कि सीज फायर क्यों रुक गया, किसकी शर्त पर भारत ने सीज फायर मान लिया, अमेरिका की क्या भूमिका थी, भारत की जनता यह भी जानना चाहती है। और भारत की जनता को अधिकार है, क्योंकि जनता द्वारा ही नेता चुने जाते हैं। पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिराए, इस बात को क्यों छुपाया गया है? यूक्रेन ने रूस के विमान के बेड़े को नष्ट कर दिया, रूस ने चंद घंटों के भीतर स्वीकार कर लिया। भारत में क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राजनीतिक इस्तेमाल करना था। दोस्तों, देश को कभी गुमराह नहीं करना चाहिए, देश की सेना को कभी राजनीतिक मोहरा नहीं बनाना चाहिए। रोड शो करना था, करोड़ों रुपए फूकने थे, विजेता की तरह घूमते नजर आना था। क्यों नहीं बताया गया कि वायुसेना पर कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भारी पड़ा? पाकिस्तान की किसने मदद की?
किसकी मदद से भारी पड़ गया? वह देश कौन था? तुर्की या चीन? क्यों नहीं बताया गया? इसके बाद भी भारत की वायुसेना इन दोनों पर भारी पड़ गई। सलाम करता हूं मैं देश की वायुसेना को। वायुसेना की इस बहादुरी का श्रेयदार कौन है? जो कहा जाता था कि अपने आप को अकेला विजेता की तरह दिखाना चाहते थे। आखिर वायुसेना की बहादुरी देश को क्यों नहीं बताई जा रही है? जब नुकसान होता है तो मान लेने में क्या हर्ज है? यह बात बहुत मामूली, और सब इस तरह से लिख रहे हैं जैसे हर लड़ाई की बातें बताई जाती है। यह है देश के हालात। तब यह इतनी मामूली बात क्यों नहीं बताई गई? अगर पाकिस्तान ने चीन की मदद से बढ़त बनाई तो देश को बताना चाहिए था कि चीन की मदद के बाद भी भारत की वायुसेना ने पलटवार करके धूत चटा दी। भारत की जनता से वायुसेना के शानदार वीरता को किससे क्यों छुपाए गए? रक्षा प्रमुख के बयान के बाद ट्विटर पर लोगों ने कई सवाल उठाए। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। कुछ सवालों का संकलन भी किया गया, लेकिन सवाल उलझ के रह गए। 7 तारीख की रात को क्या हुआ? कितने विमान गिरे? कौन कौन से मामले आए? टेक्निकल मिस्टेक कहां थी? मिस्टेक क्यों हुई थी? 8 और 9 मई के दरमियान वायुसेना की भूमिका क्या थी? पाकिस्तान के झूठे दावों को नकारने के लिए सरकार ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? सेना समझती कि इन बातों को कहना जरूरी है। जंग में नुकसान होता है दोस्तों, बताना उसे भी पड़ता है। अगर पहले ही बताया जाता तो वायुसेना की बहादुरी का हिस्सा कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता, उनके हौसले बढ़ जाते। शुरुआती झटके के बाद भी वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली, अपनी कमियों को दूर किया और चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बाद भी सब पर भारी पड़ गई। यह हिंदुस्तान जिसने चीन और पाकिस्तान तुर्की को धूल चटाई। इससे भारतीय वायुसेना की बहादुरी के किस्से में 4 चांद लग जाते हैं। सवाल यह है दोस्तों कि किसके लिए वायुसेना की इस बहादुरी को छिपाया गया और अब भी छिपाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने बोला ही नहीं, भूल भी नहीं कर पा रहे हैं। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की स्वीकृति के बाद भी सभी ने चुप्पी साध ली, जैसे कि इन चारों ने रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की बातें ही ना सुनी हो, नकार गए और जनरल ने जो कहा वही समझकर भी पल्ला झाड़ लिया गया था। इसलिए अमित शाह खुद को मुस्लिम एंगल में व्यक्त करना चाहते हैं। कौन इस देश में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है? बताइए। फिर क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जा रहा है? अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। विरोध कार्यकर्ता
ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, यह तुष्टीकरण बंगला में चलने देना है क्या? होगा इसका आशय है, अमित शाह जी ने कहा। क्या आज संकल्प करें कि 2026 में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे, यह जानकारी क्यों छिपाई? क्या है पूछना ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना, रक्षा प्रमुख चौहान आदि की बातें क्यों नहीं बताई जा रही? जनता बाकी बातें पूछे। वैसे भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का कब विरोध किया? अन्य विपक्षी दलों की तरह ममता बनर्जी ने भी सरकार को पूरा समर्थन। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने के नेतृत्व में सांसदों का एक दल विदेश के दौरे पर है, भारत का पक्ष रख रहा और हमेशा बंगाल जाकर कहते हैं ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती है। सीधी सीधी बात, बंगाल में चुनाव है, ममता को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि मुसलमान अलग थलग पड़ जाए। अमित शाह क्यों भूल गए कि बड़ोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को फोन पर बुलाया गया ताकि परिवार के लोग प्रधानमंत्री पर फूल बरसा सके। किसी भी तरह से सेना के परिवार को बुलाया जाना गलत था। ऑपरेशन में बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इत्याद, हिमाचल प्रदेश के दिलावर खान, बंगाल के अली शेख शहीद हुए। मुस्लिम एंगल ठेला ही जाएगा ताकि आप लगातार उसी दिशा में सोचते रहें और देश के सामने जो बड़े सवाल हैं उन पर कोई चर्चा ना चले। इतना ही नहीं, भारत में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की चालें चल रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है। उनका साफ कहना है कि टेस्ला अब भारत में अपना काम नहीं करेगी, जबकि एलन मस्क की मोदी जी से मुलाकात हुई थी। लगता कि टेस्ला भारत में अपना बिजनेस प्रारंभ करेगी और पूरे परिवार के साथ एलन मस्क मिले थे, वीडियोग्राफी भी हुई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह वीडियो ट्विटर हैंडल पर साझा किया था। इस वीडियो को लेकर तरह तरह की रिपोर्टें चैनलों ने पेश की था। ट्रंप नई दुनिया बनाना चाहते और भारत कुछ नया करना चाहता है। इस तरह के विदेशी दौरे की मुलाकातों को लेकर, फोटो और वीडियो को लेकर भारत की जनता को बताया है कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव याद। अप्रैल 2024 में खबरें छपने लगी थी कि मस्क भारत आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन भारत आने से एक दिन पहले ही उन्होंने मना कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के कितने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें एक दूसरे के साथ गलवैया करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं मित्रों, जिस तरह से
भारत को नीचा दिखाने की कोशिश ट्रंप द्वारा की जा रही है, यह किसी भी एंगल से सही नहीं है और कहा जाए तो गलत ना होगा, वह भारत को तरह तरह से दबाने का प्रयास कर रहा है। अगर ये सब रोकना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को खुलकर अमेरिका का विरोध करना होगा, ताकि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करके अमेरिका को जवाब दे सके। याद कीजिए इंदिरा जी का कार्यकाल, उन्होंने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था। आज भी उनके किस्से याद किए जाते हैं, इसीलिए जरूरी है अमेरिका को जवाब देना। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।